हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट एजी 607 का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसका टाइटल है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर शेड मैनेजमेंट रन ऑफ एंड सॉयल लॉस मैनेजमेंट इन ए वाटर शेड, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर शेड। ठीक है, तो ये आप लोगों का टाइटल। चलिए देखते हैं सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग वाटर शेड मैनेजमेंट रन ऑफ। ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक अफवाह पर। ठीक है, जब अफवाह होता है, जब वर्षा होता है, वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो कुछ जल जो होता है भूमि सोख लेता है, कुछ जल भूमि के ऊपर जो बहने लगता है, उस बहते हुए जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जो कि जल ग्रहण में बाधा डालते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो जल ग्रहण प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों में से कुछ अफवाह को सीधे प्रभावित करते हैं जो जल ग्रहण की स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर शेड मैनेजमेंट रन अप। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि वाटर शेड को प्रभावित करते हैं, और मुख्य रूप से हमें ध्यान देना किस पे, रन अप पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, रन अप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है जलवायु संबंधी कारक। क्या है? जलवायु संबंधी कारक। तो कौन कौन से जलवायु संबंधी कारक उनके बारे में जानेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो पहला जलवायु संबंधी कारक में वर्षा की मात्रा और तीव्रता। ठीक है, अधिक वर्षा और उच्च तीव्रता वाले वर्षा से अफवाह की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, जलवायु कारक है। क्या है? जब वर्षा अधिक तेज होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, भूमि जो है पूरा पानी सोख नहीं पाएगा, इससे अफवाह बहुत तेजी से होता है, अफवाह की मात्रा बढ़ जाती है। आगे तापमान, उच्च तापमान वाष्पीकरण को बढ़ाता है जिससे अफवाह कम होता है। ठीक है, यदि टेम्परेचर अधिक रहेगा तो क्या होगा कि वह पानी को सोख देगा, सुखा देगा, वाष्प बना देगा, जिससे क्या होगा कि अफवाह कम होगा। आगे वाष्पोत्सर्जन, तो पौधों द्वारा पानी की खपत अफवाह को कम कर सकता है। ठीक है, पौधे होते हैं पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कि अफवाह को कम कर सकता है। दूसरा कारक है भौगोलिक कारक। तो जल ग्रहण का आकार, जो वाटर शेड आपका है उसका आकार, आकृति बड़े और लंबे वाटर शेड में अधिक अफवाह होता है। ठीक है, जो बड़ा वाटर शेड होता है, जो बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसमें अधिक अफवाह होता है क्योंकि उसमें ज्यादा पानी आ सकता है। ठीक है, आगे है ढाल। तो अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में अफवाह की गति तेज होती है। ठीक है, अब इस तरह से ढलान रहेगा तो यहाँ से पानी बहुत तेजी से बहेगा, अब इस तरह से ढलान रहेगा तो पानी धीरे धीरे बहेगा ना, मतलब जहाँ पे ढलान होता है वहां पे पानी तेजी से बहेगा, तो यह क्या होगा, यहाँ पर अफवाह की गति तेज होगी। आगे मिट्टी का प्रकार। तो रेतीली मिट्टी में जल का अवशोषण हो जाता है, भूमि जो होता है जल को सोख लेता है, और जबकि चिकनी मिट्टी में अफवाह अधिक होता है। जो चिकनी मिट्टी होता है वह जल्दी से जल को सोखता नहीं, वहां पर क्या होता है, अफवाह अधिक होता है, पानी अधिक तैरता है। ठीक है, आगे भू आकृति। तो पहाड़ी क्षेत्र में अफवाह की गति अधिक होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर अफवाह की गति जो होती है वह अधिक होती है। आगे है भूमि उपयोग और भूमि आवरण। ठीक है, भूमि का उपयोग और भूमि आवरण। तो वानस्पतिक आवरण जैसे वनस्पति अफवाह को कम करने में मदद करते हैं। वनों की जो कटाई है वह अफवाह को बढ़ा देती है। ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं वह क्या करते हैं कि अफवाह की गति को कम करते हैं, और वनों की कटाई होती है वह अफवाह को बढ़ा देती है। आगे कृषि गतिविधियां। तो खेतों की जुताई और सिंचाई अफवाह को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, खेतों की यदि जुताई रहेगी और सिंचाई रहेगी तो अफवाह को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आगे है शहरीकरण। तो कंक्रीट और पक्की सतहों से अफवाह की मात्रा और गति बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर तो पानी जो उसको कोई सोखेगा नहीं, कंक्रीट पर पत्थर रहेगा तो वहां पे क्या होता है, अफवाह की गति होती है बहुत ही तेज होती है, मात्रा बहुत ही तेज होती है। आगे मानवीय गतिविधियां, जिसमें पहला सिंचाई।
तो अधिक सिंचाई से भूमिगत जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे अफवाह बढ़ सकता है। ठीक है, यदि किसी खेत में हम अधिक सिंचाई करेंगे कहीं पर, तो वहां पे क्या होगा, भूमि पहले से जल को सोख लिया रहेगा, उसके बाद बारिश होगा तो जल को सोखेगा नहीं, इसलिए वहां पर अफवाह की मात्रा बढ़ जाएगी, वहां पर अफवाह बढ़ सकता है। आगे बांध निर्माण, तो बांध जो था वह अफवाह पैटर्न को बदल सकता है। यदि बांध रहेगा तो क्या करेगा, अफवाह के जो पैटर्न है उसको बदल देगा। आगे नदी घाटी विकास, तो नदी घाटी में निर्माण और विकास से अफवाह प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब यह जो अफवाह है, रन ऑफ है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत। तो अधिक अफवाह से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, जब ढलान वाली भूमि, वहां से यदि अफवाह होगा तो क्या करेगा, अपने साथ मिट्टी को बहाएगा। ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में मिट्टी को बहा सकता है वहां पर। दूसरा है बाढ़, अधिक अफवाह से बाढ़ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब सभी पानी एक ही जगह पे स्टोर होगा, उसके बाद बाढ़ की रूप ले लेगी वो। ठीक है, आगे सूखा, जल प्रदूषण, सूखा कैसे पड़ सकता है, बहते बहते और दूर तक चला जाएगा नदियों नालों के माध्यम से, तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। आगे जल प्रदूषण भी होता है इससे, अफवाह से। ठीक है, जल की कमी भी हो सकती है, क्योंकि बहते हुए जल दूर जा सकता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का पहला टॉपिक। इसमें क्या मैंने बताया आप लोगों को, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, रन ऑफ, सॉइल लॉस मैनेजमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, रन ऑफ मैंने बता दी। अब हम लोग देखेंगे सॉइल लॉस मैनेजमेंट इन ए वाटरशेड। ठीक है, सॉइल लॉस मैनेजमेंट इन ए वाटरशेड, जब हम जल ग्रहण होता है उसमें मिट्टी की हानि जो होती है उसका प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जलगाह बोल सकते हैं, जल ग्रहण बोल सकते हैं, वाटरशेड बोल सकते हैं। वाटरशेड में मिट्टी की हानि का प्रबंध हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की जो हानि हो वह जलगाह या जलग्रहण की गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मिट्टी की हानि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जिसमें पहला है वनस्पति वाली भूमि का संरक्षण। ठीक है, वनस्पति वाली भूमि का संरक्षण, तो वह भूमि जहाँ पर वनस्पति व पेड़ पौधे हों, वहां पर भूमि जो होता है वो मिट्टी को स्थिर रखता है और मिट्टी की हानि को रोकता है। आगे मिट्टी का संरक्षण, तो मिट्टी का संरक्षण करने के लिए मिट्टी को ढकने वाली वनस्पति लगानी चाहिए, मतलब मल्च लगाना चाहिए। आगे सीमित खेती, तो सीमित खेती से मिट्टी की हानि कम हो सकती है। ठीक है, यदि हम खेती की मात्रा सीमित रखें तो उससे क्या होता है, मिट्टी की हानि कम होती है। आगे जल संचयन, तो जल संचयन से मिट्टी की हानि कम हो सकती है, क्योंकि उससे जल संचयन करेंगे तो पानी दूर तो बहेगा नहीं, एक ही जगह स्टोर रहेगा, इससे क्या होगा कि मिट्टी की हानि कम होगी। आगे मिट्टी की जांच, तो मिट्टी की जांच करके मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है, पता लगाना चाहिए। आगे मिट्टी का उपचार, तो मिट्टी का उपचार करके मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। आगे जलगाह प्रबंधन, तो जलगाह प्रबंधन से मिट्टी की हानि को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब जल ग्रहण प्रबंधन से, वाटरशेड मैनेजमेंट से जो मिट्टी की हानि उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब मैंने जो आप लोगों को मेथड बताया, इन सभी मेथड का यूज करके आप लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इन सभी मेथड का यूज करके सॉइल लॉस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल लॉस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे है सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड। ठीक है, जल क्षेत्र का या जलग्रहण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक संकल्पना क्या है। ठीक है, तो जल क्षेत्र क्या होता है, मैंने आप लोग कई बार बता चुका हूँ। वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड एक भौगोलिक इकाई होता है जिसमें वर्षा जल एक समान बिंदु पर ही बहता है। यह नदी, झील, समुद्र हो सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, गांव के बीच में एक पोखरा है, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं गांव के बीच में, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बता रहा हूँ। ठीक है, ये ज्यादातर पहाड़ों पे होता है, लेकिन मैं आपके गांव से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आपके गांव बारिश हुआ, बारिश के पानी जो अतिरिक्त बने लगता है, उसको आपने छोटी छोटी नालियां बनाई, छोटी छोटी नालियां बना के चारों तरफ से जो बारिश का पानी है उसको आप एक ही स्थान पर भेज रहे हैं, एक समान बिंदु पर पानी को भेज रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं वाटर शेड। ठीक है, वाटर शेड। और वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, इसको अपने घर के बाहर से, दूर से यहाँ तक भेजने के लिए जो मैनेजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जल क्षेत्र या वाटरशेड क्या होता है, एक भौगोलिक इकाई होती है जिसमें वर्षा का जल एक समान बिंदु पर बहता है। यह नदी, झील, समुद्र हो सकता है। ठीक है, जल क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक संकल्पना इस बात पर केंद्रित होता है कि कैसे जल ग्रहण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, वनस्पति मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और बदले मानव गतिविधियां जल ग्रहण क्षेत्र के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक पहलू। पहला है जीविकोपार्जन। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर निर्भर होते हैं।
ये गतिविधियां सीधे जल क्षेत्र की स्थिति से जुड़ी होती हैं। देखिए जल क्षेत्र मतलब वाटर शेड समझिएगा, जल ग्रहण क्षेत्र समझिएगा, ठीक है। आगे आर्थिक विकास, तो जल क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधन और अन्य प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे सामाजिक असमानता, तो जल संसाधनों का यदि असमान वितरण रहेगा तो सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है। यह कुछ समुदायों के पास ही पर्याप्त पानी हो सकता है जबकि अन्य के पास सीमित पहुंच हो सकती है, ठीक है। आगे स्वास्थ्य, तो स्वच्छ पानी की उपलब्धता और स्वच्छता की स्थिति जन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जल जनित रोगों का प्रकोप अक्सर जल क्षेत्र की खराब स्थिति से जुड़ा हुआ होता है। आगे संस्थागत ढांचा, तो जल क्षेत्र प्रबंधन में प्रभावी संस्थागत ढांचा आवश्यक होता है। इसमें स्थानीय समुदायों, सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग शामिल होता है, ठीक है। अब चलिए इसका देखेंगे जल प्रबंधन क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विचार, जिसमें पहला है सहभागिता। तो स्थानीय समुदायों की जल क्षेत्र प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें ज्ञान और आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। देखिए सोशियो इकोनॉमिक दोनों हम लोग पढ़े, हम लोग सामाजिक पढ़े, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्थिक पढ़ा, ठीक है। आगे लैंगिक समानता, तो महिलाओं की जल क्षेत्र प्रबंधन में भूमिका को पहचानना और उन्हें शामिल करना आवश्यक है। आगे जीविकोपार्जन सुरक्षा, तो जल क्षेत्र प्रबंधन के उपायों का डिजाइन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोग जो है उनको जीविकोपार्जन की वो प्रभावित न हो सके, उनका जो जीविकोपार्जन वो चलता रहे, ठीक है। आगे आर्थिक लाभ, तो जल क्षेत्र प्रबंधन से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जैसे कि गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। आगे सामाजिक विकास, तो जल क्षेत्र प्रबंधन का उपयोग सामाजिक विकास के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए, ठीक है। तो यह था आप लोगों का तीसरा लेक्चर जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बताया है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।